नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये जो मॉडल पेपर है ये कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में आयोजित किया गया था, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सफल सत्याग्रह था और यह बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करने वाली तिनकठिया प्रथा के विरोध में आयोजित किया गया था। यानी जो चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया गया पहला सफल सत्याग्रह था और यह तिनकठिया प्रथा के विरोध में आयोजित किया गया था। गांधी जी के अहिंसक हस्तक्षेप के कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और यह प्रथा समाप्त हुई। इसी आंदोलन ने गांधी जी को भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राउलेट एक्ट जो 1919 में आया था, इसको काला कानून कहा जाता है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में उभरते राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया था। यानी इसका जो उद्देश्य था वो भारत में उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। यानी मुकदमा चलाना अनिवार्य नहीं था, कारण बताना अनिवार्य नहीं था, बिना कुछ किए बिना कुछ बताए सरकार जो है 2 साल तक किसी को भी जेल में डाल सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। इस कानून का महात्मा गांधी और पूरे देश ने तीव्र विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग जैसा भीषण नरसंहार हुआ। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसमें 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, यानी 7 लोग इसमें शामिल थे, 7 ब्रिटिश सांसद थे, जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण पूरे देश में इसका कड़ा विरोध हुआ। यानी इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था, इसके कारण पूरे देश में इसका विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका बहिष्कार किया गया और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे दांडी यात्रा जो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित किया गया था, इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार के खिलाफ चलाया गया यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसकी जो शुरुआत होती है वो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से होती है। यानी दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च को किया जाता है और साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत किया जाता है। 24 दिनों की यह यात्रा होती है। 24 दिन बाद यह यात्रा दांडी पहुंचती है और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में लंदन में आयोजित भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए पहला आधिकारिक सम्मेलन था। यानी इसका जो उद्देश्य था वो भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। बिना कांग्रेस की भागीदारी के यह सम्मेलन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और अंततः असफल रहा। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के बिना भारत का कोई भी राजनीतिक समाधान संभव नहीं है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा।
अब अगला खंड खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं किसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन था क्या, फिर इसके कौन कौन से कार्यक्रम थे, इसके कार्यक्रमों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। यानी यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध कर स्वराज प्राप्त करना था। इसके कार्यक्रमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। इसके कार्यक्रमों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला बहिष्कार का कार्यक्रम है जिसको नकारात्मक पक्ष कहा जाता है। दूसरा कुछ रचनात्मक कार्यक्रम है जिसको सकारात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है। पहले हम लोग बहिष्कार कार्यक्रमों को देखेंगे। इसमें पहला है विदेशी वस्तुओं का त्याग या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी अपनाने पर इसमें जोर दिया गया। दूसरा है पदवियों का त्याग। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों और सम्मानों को त्याग दिया, उनको लौटा दिया। गांधी जी ने भी इसी समय कैसर-ए-हिंद की उपाधि को इनके द्वारा वापस किया गया था। अगला जो है सरकारी संस्थानों का बहिष्कार। सरकारी संस्थानों का भी बहिष्कार किया गया। छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का त्याग किया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। इसी समय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया हुआ था। चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। विधान परिषद या विधायी परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लिया गया। अब दूसरा देख लेते हैं स्वदेशी और रचनात्मक कार्य जिसको सकारात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला है खादी और चरखा। हाथ से बुने कपड़े और चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इस कार्यक्रम में बनाया गया। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा। इसी समय जो है काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी चलाए गए। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का अंत और शराबबंदी पर विशेष ध्यान इसमें दिया गया। यह आंदोलन चौरी चौरा कांड 1922 के बाद गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया, लेकिन इसने पहली बार भारतीय जनता में निर्भयता और एकता का संचार किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो आपको बताना है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय क्यों हुए, कौन कौन से उदय के कारण रहे हैं, उन्हीं कारणों पर आपको चर्चा यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह औपनिवेशिक दमन और भारतीय युवाओं के बढ़ते असंतोष का परिणाम था। इसके उदय के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। एक एक करके उन कारणों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला कारण है धर्मपंथियों की विफलता। धर्मपंथियों के विफल हो जाने के बाद युवाओं में असंतोष था, जिसके कारण से इस आंदोलन का उद्भव होता है। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की प्रार्थना और याचिका के नीति युवा पीढ़ी असंतुष्ट थी। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार केवल शांतिपूर्ण अपीलों से नहीं मानने वाली और स्वराज के लिए संघर्ष आवश्यक है और उनके द्वारा संघर्ष किया जाता है और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। दूसरा जो कारण है क्रांतिकारी आंदोलन की, वो है ब्रिटिश दमनकारी नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, विशेषकर 1905 के बंगाल विभाजन ने भारतीयों में भारी आक्रोश भर दिया। सरकार द्वारा स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के लिए किए गए लाठीचार्ज और दमन ने युवाओं को हिंसा का मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया और इसके कारण भी जो है क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव होता है। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में पहला है रूस और जापान का युद्ध जो 1905 में हुआ था, जिसमें जापान की जीत हुई थी। इसके अलावा आयरलैंड व रूस के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भारतीयों को विश्वास दिलाया कि संगठित बल से यूरोपीय शक्तियों को हराया जा सकता है और इनके द्वारा संगठन बनाने का प्रयास किया गया। चौथा जो कारण है वो आर्थिक शोषण और अकाल है। भारत की बढ़ती गरीबी, बार बार पड़ने वाले अकाल और प्लेग जैसी महामारियों के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता ने जनता के भीतर सरकार के प्रति घृणा पैदा की और इस घृणा का परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव हुआ। पांचवा जो कारण है वो सांस्कृतिक चेतना है। स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक
और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं के विचारों ने युवाओं में आत्मविश्वास और वीरता का संचार किया, जिससे वे देश के लिए प्राणों की आहुति देने को तत्पर हो गए। इन्हीं कारणों से युगांतर और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों का जन्म हुआ। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड की घटना तथा महत्व का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले आपको जलियांवाला बाग कांड की घटना के बारे में बताना है, फिर इस घटना का क्या महत्व हुआ, इसके महत्व के बारे में आपको चर्चा करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। भारतीय इतिहास की एक अत्यंत हृदय विदारक और युगांतरकारी घटना इसको माना जाता है। अब इसके घटना के विवरण के बारे में जान लेते हैं। पंजाब के दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी तथा रौलट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन होने के कारण वहां पर काफी भीड़ थी। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग में एकमात्र निकास द्वार को घेर लिया और निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस क्रूरता में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए और इसी घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का महत्व क्या है। इसका पहला महत्व है ब्रिटिश शासन से मोह भंग। इसके बाद से लोगों का ब्रिटिश शासन से मोह भंग हो गया। इस नरसंहार ने अंग्रेजों को न्यायप्रिय होने के मुखौटे को उतार दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यानी इसी नरसंहार के बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस कर दी थी। दूसरा जो इसका महत्व है वो राष्ट्रवाद के उदय को लेकर के है। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। तीसरा जो इसका महत्व है वो असहयोग आंदोलन की नींव है। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की बर्बरता को देखते हुए 1920 में बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, जिसकी जो पृष्ठभूमि थी वो इसी घटना ने डाली हुई थी। चौथा महत्व देख लेते हैं। चौथा महत्व है क्रांतिकारी आंदोलनों को बल। भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों के मन में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प इसी घटना के बाद और ज्यादा दृढ़ हुआ। इस कांड ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय जनता पूर्ण स्वराज से कम पर समझौता नहीं करेगी। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड स है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है, फिर इस आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सा इसका महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार था। यानी इसके बाद से कोई विशेष आंदोलन भारत में नहीं चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर के इस आंदोलन की शुरुआत की थी, या इस आंदोलन का बिंगुल फूंका हुआ था। अब देख लेते हैं कि इस आंदोलन का कारण क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का कौन कौन सा कारण रहा है। पहला कारण है क्रिप्स मिशन की विफलता। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, लेकिन क्रिप्स मिशन की योजना ने भारत के पूर्ण विभाजन की बीज बो दिए और पूर्व स्वतंत्रता की बात नहीं की थी। इससे कांग्रेस और गांधी जी का अंग्रेजों की नीयत से भरोसा उठ गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। दूसरा जो कारण है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव। युद्ध के कारण भारत में अनावश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं। चावल, नमक और मिट्टी के तेल की भारी कमी ने जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीव्र असंतोष भर दिया था और इस तीव्र असंतोष का जो परिणाम हुआ वो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में निकल करके आता है। अगला जो कारण है वो है जापानी आक्रमण का भय। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की लगातार जीत हो रही थी और वह भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो जापान को भारत पर आक्रमण करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा।
जो चौथा कारण है वो बर्मा में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार है। दक्षिण पूर्व एशिया से लौट रहे भारतीय शरणार्थियों के साथ अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण व्यवहार ने भारतीयों के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई और इन्हीं कारणों को मिलाकर के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अब आंदोलन का महत्व जान लेते हैं कि इस आंदोलन का महत्व क्या हुआ। इसका जो पहला महत्व है वो जन भागीदारी का चरमोत्कर्ष है। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें समाज के हर वर्ग ने भाग लिया। मजदूर, किसान, छात्र, महिला, सरकारी कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नेतृत्व की गिरफ्तारी के बावजूद जनता ने स्वयं इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये इसका पहला महत्व है। दूसरा महत्व है ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिलना। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब वे भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध उन पर शासन नहीं कर सकते। ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक मशीनरी जो है पूरी तरीके से ठप हो गई थी। अगला जो महत्व है वह है समानांतर सरकारों की स्थापना। आंदोलन के दौरान बलिया में, तामलुक में और सतारा जैसे स्थानों पर जनता की स्वराज सरकार स्थापित कर ली, जो ब्रिटिश शासन की कमजोरी की प्रतीक बन गई। चौथा जो महत्व है उस स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होना है। हालांकि आंदोलन को सैन्य बल से दबा दिया गया, लेकिन इससे ब्रिटिश साम्राज्य के आत्मविश्वास को समाप्त कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की चर्चा क्या भारत को आज़ाद किया जाए, इसके बजाय यह हो गई कि कैसे और कब भारत को आज़ाद किया जाए, इस पर जो है उनकी चर्चा केंद्रित हो गई। यानी इस आंदोलन के बाद स्वतंत्रता का मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त हो गया था। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से पीछे हटना असंभव था। इसने सिद्ध कर दिया कि बलिदान की भावना और राष्ट्रीय एकता के सामने दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति को झुकना ही होगा। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं छठवां और अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का कौन कौन सा योगदान रहा है, उन्हीं योगदानों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अद्वितीय और अत्यंत प्रभावशाली रहा है। जहां गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, वहीं नेताजी ने सशस्त्र क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। एक एक करके उनके योगदान को समझने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करेंगे। उनका पहला योगदान है कांग्रेस में सक्रियता और वैचारिक नेतृत्व। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 के दशक में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार 1929 में हरिपुरा अधिवेशन में, दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस को एक अधिक क्रांतिकारी और आधुनिक रूप देने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, जो भविष्य के आज़ाद भारत के आर्थिक विकास का आधार बनी। हालांकि गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और आगे चल करके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इनके द्वारा किया गया था। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो योगदान है वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और महाभिनिष्क्रमण को लेकर के है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों जैसे जर्मनी हो गए, जापान हो गए, इनसे हाथ मिलाना भारत की आज़ादी के लिए एक सुनहरा अवसर है। 1941 में वे ब्रिटिश नज़रबंदी से बचकर एक साहसिक यात्रा पर निकले और अफगानिस्तान व रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की और भारतीयों में जोश भरा। अब अगले योगदान को देख लेते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। नेताजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालना था। 1943 में सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से इसकी कमान ली। उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे अमर नारे दिए। उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से महिलाओं की एक अलग टुकड़ी बनाई, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम जो है माना जाता है। अब अगला जो योगदान है वो है सैन्य संघर्ष और व्यापक प्रभाव। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत की उत्तर पूर्वी सीमा कोहिमा और इम्फाल पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। भले ही सैन्य दृष्टि से यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इसके प्रभाव ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। युद्ध के बाद जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले का मुकदमा चला, तो पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर उठी कि भारतीय नौसेना और सेना में विद्रोह
होने लगा। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उनके बलिदान और अदम्य साहस ने अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया कि अब भारतीय सेना और जनता अधिक समय तक उनके अधीन नहीं रहेगी। वे एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने स्वराज को केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि हर भारतीय का स्वाभिमान बना दिया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307866616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।